नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दीपावली सभी को। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने घर में दिवाली मना रहे होंगे दोस्तों। तो दीपावली के सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज 11 नवंबर है दोस्तों, सभी जानते हो। और जो लोग परिचारक और चपरासी भृत्य में जो लोग फॉर्म अप्लाई किए थे और जिसका जिसका फॉर्म त्रुटि हुआ है, जो लोग अप्लाई किए हैं वो त्रुटि के हम लोग सुधार सकते हैं, क्योंकि 11 से 15 तारीख तक आप लोग सुधार सकते हैं, बाद में नहीं सुधरा जाएगा दोस्तों। इस बात को अवगत कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। और रही बात इसकी, मैं आप लोग को पूरा स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है। जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हो परिचारक का, ठीक है, आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक का, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। इस वैकेंसी को ज़बरदस्त मन लगा के तैयारी करो। आपकी जो मंजिल है, जो आप लोग का जो चाह है कि जो जॉब में हम लोग लग जाएं करके, तो जॉब आप लोग को ज़रूर मिलेगा। बस आप लोग एक बार आप लोग सिलेबस को ख़त्म करो। एक बार सिलेबस आप लोग ख़त्म कर लोगे तो निश्चित ही आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि यही वो मौका है, यही वो घड़ी है। जिनके लाइफ में अभी भी दीपावली और होली चल रही है ना दोस्तों, वो ज़िंदगी भर होली दीपावली मनाते रहेगा। वो इस एग्ज़ाम से, मतलब इस जॉब से हाथ धो बैठेगा। क्योंकि अभी होली दीपावली आप लोग मनाओगे, एक एक्सपीरियंट हो, अभी आप लोग होली मनाओगे, मतलब अभी होली दीपावली मनाओगे, तो आप कहाँ से अपना टाइम मैनेज कर पाओगे? क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम जो है, अब तो आज अप्लाई होना बंद हो गया 11 तारीख को, ठीक है। अब आप लोग के पास बहुत कम समय है। कितना समय है? अब सरकार जैसे ही अब फॉर्म अपने बंद हो गया, फॉर्म अप्लाई करना बंद, तो जैसे ही फॉर्म अप्लाई करना बंद हुआ है, तो अब तुरंत वो आप लोग का टाइम जारी करेगा। 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो आप लोग का जारी कर देगा दोस्तों। जैसे अभी सुधार त्रुटि जो है कंप्लीट होगा, तो 1 हफ्ते बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, डेट फिक्स कर देगा कि इस दिन एग्ज़ाम होगा करके। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग का ये देखो, हम लोग अभी आगामी एग्ज़ाम क्या होने वाला है ये सोचिए। अभी एग्ज़ाम हम लोग का CGPSC होगा, तो CGPSC एग्ज़ाम होगा हमारा। तो CGPSC एग्ज़ाम होगा तो फरवरी में होता है। तो ये एग्ज़ाम को पहले लेगा ना भाई, फरवरी से पहले लेना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को, जो भी फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो एग्ज़ाम से पहले होगा तो फरवरी के पहले क्या आएगा, जनवरी। और आप लोग के पास कितना समय है? नवंबर इधर उधर करके भाग जाएगा। नवंबर का 15 दिन बच गया, फिर दिसंबर 1 महीना। तो आप लोग के पास 1 से 1.5 महीना है ना। तो वो 1.5 महीना भी मत मानो, अगर ये लेना शुरू कर देगा सरकार तुरंत, तो आप लोग का दिसंबर के बाद, वोटिंग के बाद तुरंत लेगा। तो आप लोग के पास मात्र 1 महीना है पढ़ने के लिए। कितना? 1 महीना। तो 1 महीना में आप लोग को तैयारी करना है। 1 महीना में तैयारी करना है, तो क्या आप लोग ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद करो तो 1 महीना में तैयारी हो जाएगा आप लोगों का? अभी आप लोग को 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा सिलेबस होगा। लोग सोचते हैं कि हम लोग की जॉब नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा करके एक से एक एक्सक्यूज़ देते हैं। अपने माता पिता के एक्सक्यूज़ देते हैं, दोस्त यार का एक्सक्यूज़ देते हैं सभी। अरे भाई, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, तो कैसे में जॉब लग जाएगा बताओ तो। सबसे पहले आप लोग का फर्स्ट कर्तव्य है कि आप लोग का सिलेबस ख़त्म करना। सिलेबस ख़त्म करो, पूरा ऑब्जेक्टिव लगाओ, पूरा एक से एक सीरीज आता है, टेस्ट सीरीज, उसको दिलाओ। कैसे में आपका जॉब नहीं लगेगा? नहीं, आप लोग जॉब के बारे में सोच रहे हो, जॉब के बारे में सोच रहे हो। अरे भाई, जॉब के बारे में सोचना ठीक है, लेकिन जॉब को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ज़्यादा सोचना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ये सोचो कि जॉब को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जॉब के बारे में तो सपना सब देखते हैं, लेकिन क्या उस सपना को पाने के लिए क्या क्या कदम उठाना पड़ता है, क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे लाइफ में। देखो, आज बहुत सारे लोग एक्सपीरियंट जो है, कहीं बिलासपुर जा करके, कहीं रायपुर जा करके, कोई यहाँ पर दिल्ली जा करके, सभी तैयारी कर रहे हैं। सब लोग अपने माता पिता के नाम रोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई लोग का शादी हो चुका है। आज ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, लेकिन आज भी वो गरीबी परिस्थिति में जी रहा है। तो क्या उसके ज़िंदगी में नहीं होगी दीपावली? अगर वो घर भी चला जाएगा, उसके बच्चे बोलेंगे, पापा आप मुझे पटाखा खरीदनी है, पैसा दो करके, तो कहाँ से पैसा लाएगा? खुद के पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो ये होली तो दीपावली है आप लोग का, केवल दीपावली उस लोगों के लिए दीपावली है जिनके पास पैसा बहुत है, जिनके पास पहले से ऑलरेडी, जिनके माता पिता जॉब में है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा भरा हुआ है, उनके लिए दीपावली है। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप लोग 1 साल तैयारी में लगाओ। अभी 2 से 3 महीने रगड़ के तैयारी कर दोगे, एकदम मेहनत के साथ तैयारी कर दोगे, जोश जुनून के साथ तैयारी कर दोगे, पूरे साहस हिम्मत के साथ, तो आप लोग का जो मंजिल है तुरंत मिल जाएगा। यही वो समय है, यही वो घड़ी है। समय को भी समय लगता है समय बदलने में, तो यही वो घड़ी है, यही वो समय है जो आपको नीचे से ऊपर ले जा सकता है। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। क्या मैसेज किया है? सर कि हमें पढ़ने लिखने की स्ट्रेटजी बताइए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं आप उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी आप लोग पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना।
वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि मैं अभी इसमें कम से कम आप लोग को 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव कराने के बाद ठीक है, और एनालिसिस करके देखना कैसा क्वेश्चन है कैसा नहीं आएगा और कितने पानी में हैं आप लोग। तो ऑब्जेक्टिव कराने से पहले मैं 2 मिनट आप लोग को कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। ये 2 बातें समझो अच्छे से, ठीक है। देखो, तो सब लोग को बोला मैं, आप लोग को तो कम से कम 8 घंटा पढ़ने चाहिए। अगर जॉब की तैयारी करें तो कम से कम 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ना चाहिए, रेस्ट लेकर के, आधा घंटा 10 मिनट रेस्ट लेकर के। और किसी को बोलोगे आज पढ़ाई करोगा कि नहीं सर मैं कल पढ़ूंगा, थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ, थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ, ऐसे करते करते पूरा अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और सोचते और बोलते हैं हमारा जॉब नहीं लगता। अरे भाई, आपको जॉब लगना है तो बुक को अपना दोस्त बनाओ, बुक को अपना फ्रेंड बनाओ, ठीक है। इस दुनिया में तो फ्रेंड वही लोग आपको कॉल करेंगे जो लोग फ्री बैठे हैं, लेकिन आप तो फ्री नहीं बैठे हो ना भाई। आप अपना पूरा समय जो है अपने पढ़ने लिखने में लगा चुके हो, तो आपको किसी दूसरे से बात करने के लिए टाइम कहाँ मिलेगा। वही लोग आपको कॉल करेंगे जो लोग फ्री घर में इधर उधर घूम रहे हैं या फ्री फालतू का अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए किसी दूसरे के चक्कर में। और दोस्त ही बनाना है आप लोग को, दोस्त के चक्कर तो ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको हर एक समय, हर एक आप लोग के समय, दुख के समय में, हर के कठिन समय में, सभी समय में आप लोग का काम पड़े, ऐसा दोस्त बनाओ। किसी भी दुख की घड़ी, किसी भी आप लोग का प्रॉब्लम समस्या के समय हमेशा आपके साथ खड़े रहे, ऐसे दोस्त बनाओ। आजकल थोड़ी सी भी दुख में पड़ोगे, देखना और कॉल करके देखना मुझे इतने रुपये पैसे की ज़रूरत है करके, कैसे कौन पैसा देगा देखता हूँ। वो केवल अपना टाइम बर्बाद करने के लिए आपके साथ इधर उधर खाने पीने के लिए सब टाइम बर्बाद करते हैं दोस्तों के चक्कर में, ठीक है। कोई लोग आपका साथ नहीं देखा। एग्ज़ाम आपको अकेले खुद को देना है, स्वयं एग्ज़ाम देने जाओगे। माता पिता की अगर बात मानोगे, उनका नाम रोशन करना है आप लोग को, तो माता पिता की बात मानो, उनके एक बार सोचो और तैयारी में लगो और 2 महीने रगड़ कर तैयारी करो, ठीक है। तो अभी जो आप लोग का जो प्रयोगशाला परिचारक है, तो आप लोग को बताया था मैं उस दिन, ठीक है। 60 नंबर का क्या आएगा, साइंस आया था, बताया था 60 नंबर का साइंस आएगा और आप लोग का 40 नंबर का सीजी और इंडियन का आएगा, ठीक है। यही बताया था इसमें कि इसमें आप लोग करंट अफेयर भी है, यही बताया था। तो यही बताया था। तो आप लोग का जो 60 नंबर था, तो आप लोग को प्रयोगशाला परिचारक का हो रहा है। तो प्रयोगशाला परिचारक का हो रहा है तो 3 भाग में बटा है हमारा साइंस, आप लोग का बायो, आप लोग का फिजिक्स, आप लोग का केमिस्ट्री। तो आप लोग केमिस्ट्री प्रयोगशाला परिचारक का दिला रहे हो, तो केमिस्ट्री में कम से कम आप लोग 60 में से आप लोग 30 आप लोग केमिस्ट्री का ही समझो, क्योंकि प्रयोगशाला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग का जो फिजिक्स है 15 नंबर मानो, बायोलॉजी को 15 नंबर मानो, 15 30 60 हो गया। ऐसा तैयारी करना है और कंटिन्यू 5 से 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करना है। एकदम 2 महीना की तैयार बात है, 1.5 से 2 महीने के। 2 महीना भी टाइम नहीं है अपने पास, 1 महीना समझो, 1 महीना से और ले लो 10 दिन। तो इतना दिन में तैयारी करो, क्योंकि कंप्लीट अपने पास सिलेबस जो है ऑलरेडी है और आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव कराते जा रहा हूँ, उसको ऑब्जेक्टिव करते चलो। और रही बात, देखो ये साइंस जो सीजी और इंडिया है, तो सीजी और जो इंडिया है आप लोगों की, तो आप लोग को सीजी जो देखा जाए और इंडिया, करंट अफेयर आप लोग का 10 नंबर का आ जाएगा, तो बच गए इसमें 30 में आप लोग का 10 नंबर का इंडिया का आएगा, तो बच गया छत्तीसगढ़ का 20। तो सीजी में मात्र 20। क्लियर है दोस्तों। तो आप लोग आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, फिर कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे करके अपना टाइम बर्बाद मत करो। और रही बात चपरासी भृत्य की, ठीक है, चपरासी का पोस्ट है, भृत्य का पोस्ट है। अरे भाई, अपने आप को यदि सिलेबस कंप्लीट करना, पहले अगर आप में हिम्मत है तो पहले चपरासी का पोस्ट निकालो, चपरासी का पोस्ट निकालो और खुद को आकलन करके देखो, क्या आप लोग इतना तैयारी कर रहे हो तो क्या आप लोग चपरासी के काबिल हो। यदि आप चपरासी के काबिल हो, भृत्य के काबिल हो, तो इस पोस्ट को निकालो, क्योंकि आप लोग का बताया हूँ मैं 430 पोस्ट लगभग आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक का है और आप लोग का 400, फिर से देखा जाए तो 450 पोस्ट लगभग आप लोग का चपरासी, भृत्य और स्वीपर का है ना, चपरासी चौकीदार का। इसमें लग के दिखाओ कम से कम 450 पोस्ट जो है, तो 450 पोस्ट में लग के दिखाओ ना भाई, आप में यदि काबिलियत है तो। बोलते हो कि हमारे जॉब नहीं लगा करके, अभी तो 5वीं पास निकला है, इसको तो कम से कम तैयारी करो। इसका सिलेबस बताया था छत्तीसगढ़ ही 60-70 नंबर का आएगा और बाहर भारत का आ जाएगा आप लोग को भूगोल का 20-30 नंबर का, करंट को मिला करके, ठीक है। तो ये जॉब मिलने का अच्छा मौका है, ये नहीं मिला मतलब गए, मनाते रहना हमेशा दीपावली होली, समझ रहे हो। देखो, एक इंसान ने मुझे ज़बरदस्त बात कही, मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा कि तैयारी कैसे करते हो।
आज पढ़ते हो कि कल मैं नहीं सर आज तो नहीं पढ़ता मैं, जैसे आज पढ़ाते तो कल सबको तैयारी करता हूँ। आज और कल, कल और आज समझ नहीं आता, मतलब उनको भी मेरी बातें समझ में नहीं आई। अरे भाई आज पढ़ाते हो तो कल क्या, समझ नहीं आई। देखो तो आज और कल में आप लोग ज़िंदगी भर बात मत करो, बहुत सारी बातें हैं। कोई इंसान अगर एक इंसान की सही ज़िंदगी बता दे, देखो मेरी बातें बता रहा हूँ मैं मेरी बातें, कल खो दिया आज के लिए, कल को खो दिया आज के लिए, आज को खो दिया कल के लिए। क्या कहा मैंने? कल को खो दिया आज को पाने के लिए, कल को खो दिया आज को पाने के लिए, आज को खो दिया कल को पाने के लिए। मन भर के जिंदगी जी ही नहीं पाया, जी भर के मैंने पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पाया। आज भी जीऊँगा कल के लिए और कल जीऊँगा आज के लिए। ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी में आज और कल ऐसे ही चला गया। समझ रहे हो दोस्तों? तो आज और कल में आप लोग अपना समय बर्बाद मत करिए, ठीक है? क्योंकि आज और कल हमारा कभी नहीं आता। हम अभी वर्तमान में हैं, उसी में ज़िंदगी जिए और वर्तमान में रह कर ही पूरी तैयारी को अपना कठोर करिए और तुरंत जॉब लीजिए। यही अच्छा मौका है आप लोगों का, ठीक है? सब लोग अच्छे से दीपावली मनाओ, अच्छे से तैयारी करो। और रही बात किसकी, ऑब्जेक्टिव की, तो अभी मैं आप लोग को साइंस के ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग को भी मैं 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ऐसी क्वेश्चन आएगा लगभग, उसका मॉडल ऐसी मैं तैयार किया हूँ, तो आप लोग इसको पूरा देख लेना। चलो तो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव करते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो मैं आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो फिजिक्स का भी रहेगा थोड़ा, और आप लोग को ज़्यादा स्तर पर रसायन और बायोलॉजी, ठीक है? तो विज्ञान के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव करते हैं दोस्तों, ठीक है? चलो ऑब्जेक्टिव करते हैं। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है, वीमा एमिलिटी किसके अनुरूप है? तो याद रखना, वीमा जो है आप लोगों का बल के अनुरूप होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा, मैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों। तो बस आप लोग देखते चलिए और क्वेश्चन को समझिए और सीधा आंसर लगाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, थर्मा किसका यूनिट है? बताइए। तो थर्मा जो है आप लोगों का ये ऊर्जा का, ठीक है, क्या उष्मा का, उष्मा का क्या है आप लोगों का, जैसे कि हीट, हीट को हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं, तापमान। उसी प्रकार आप लोग का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उष्मा का। तो थर्मा जो है आप लोगों का किसका है, थर्मामीटर जो है उष्मा का तापमान है दोस्तों, अर्थात उष्मा का यूनिट है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन तीसरा, तरल पदार्थ का घनत्व, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए, जो तरल पदार्थ है, जैसे घनत्व कम करने पर उसका जो प्रभाव दिखेगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जैसे किसी प्रकार का तरल पदार्थ है मान के चलिए, उसके जो घनत्वता है, उस घनत्वता में कुछ मिला दीजिएंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है? ठीक इसी प्रकार देखा जाएगा तो उसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो सभी जानते हो प्रकाश वर्ष तो हमारे दूरी मापने का एक यंत्र होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप लोग का ए, दूरी का, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूरी का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है पांचवा, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना, हमारे चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। टेस्ला जो यूनिट होती है आप लोगों का, ये आप लोग का किससे संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट जो होती है आप लोगों का म्यू होती है, म्यू, म्यू ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो सेकेंड होता है आप लोगों का आवेश का होता है, आवेश, आवेश का मात्रक है, ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताइए। तो इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट है आप लोगों का ऊर्जा का होता है, ऊर्जा। याद रखना दोस्तों, जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, वोल्ट रहेगा, तो याद रखना ऊर्जा का ये मापक यंत्र है। जितना बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो करते चलिए। ये यूनिट का एक आप लोग का आपसे MCQ है। चलो फिर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने,
क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? मतलब बादल छाया रहता है उसकी बात कर रही है। क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात की अधिक ठंडी होती है? तो बताइए दोस्तों। तो याद रखना आप लोग का ये जो जब भी बात आएगी बादल की या किसी प्रकार के प्रकाश की, तो अधिकतर हमारा विकिरण के कारण होता है। किसके कारण? विकिरण। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्यों? बताइए। क्योंकि दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को, जो द्रव की जो अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, जो हमारा द्रव तापमापी की जो अपेक्षा गैस तापमापी होती है ना, वो अधिक संवेदी होता है, इसलिए द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोग का? सही हो जाएगा, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। क्लियर है? उसके बाद देखा जाए तो सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। तो ऊष्मा का सुचालक देखिए दोस्तों, उस हम लोग तो सभी जानते हैं आप लोग का ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है आप लोग का, वो सभी हमारा धातु को सभी जानते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया है? ऊष्मा का गति का गोले का। तो सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है, तो इसमें ऑप्शन ए याद रखिए, पारद। पारद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारद। 13वां क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? देखिए फिर से, ऑटोमोबाइलों अर्थात मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? इसमें हम सभी जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं आप लोग का 9th-10th में आप लोग का पास्कल का नियम। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, पास्कल का नियम। ठीक है दोस्तों, पास्कल का नियम याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के परिचारक में देखने को मिल जाएगा, अभी प्रयोगशाला परिचारक में। चाहे आप लोग का दर्पण से तो एक क्वेश्चन फिक्स आना है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो क्या पूछ रहा है? जैसे बस ड्राइवर करता है, तो जो ड्राइव करता है, तो उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में दर्पण लगा होता है, सभी देखे होंगे। तो उस पर कौन सा दर्पण होता है बताइए? तो याद हम सभी जानते हैं, ये उत्तल दर्पण लगा होता है। क्लियर है? उत्तल दर्पण। लेकिन आप लोग का किसी बाइक के हेडलाइट में पूछ दिया जाएगा, तो बाइक के हेडलाइट में दोस्तों याद रखना आप लोग का अवतल होता है। क्लियर है? अवतल याद रखिए। लेकिन हमारे किसी भी प्रकार के बस के ड्राइवर के पास लगा दर्पण क्या होता है आप लोगों का? उत्तल दर्पण होता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक तो हम सभी जानते हैं, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो हीरे की जो चमक का मात्रा कारण जो होता है, वह प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो प्रिज्म हम जानते हैं, किसी प्रकार के अलग अलग रंग दिखेगा मतलब समझ लेना प्रिज्म ही ऐसा होता है जो अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त होता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है दोस्तों ए, प्रिज्म। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए हमारा प्रिज्म जो क्या होता है? प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का। अगला क्वेश्चन है, किसी पिन किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो याद रखना दोस्तों, सामान्यतः किसी भी पेन के होल जो कैमरा में रहे उल्टा दिखता है, उसमें उल्टी छाप मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी याद रखना, उल्टी छाप। ठीक है, अर्थात उल्टा छाप। अगला क्वेश्चन, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है, बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। जल के तालाब जब भी हम लोग जाते हैं तो गहरा बहुत रहता है, लेकिन क्या दिखाई पड़ता है हमें? गहरा दिखाई देने के कारण है, कम गहरा टाइप दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा दोस्तों याद रखना आप लोग, हमारा जो आप लोग का जो अपवर्तन है, ठीक है, इसमें अपवर्तन के कारण दिखता है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को एक सबसे पहले किसमें मापा था? बताइए। तो याद रखना, रोमर रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का जो वेग है वो रोमर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले मापा था, रोमर। ऑप्शन बी देख सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रात में तारे क्यों चमकते हैं? रात में तारे क्यों चमकते हैं बताइए दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं अनेक अपवर्तन के कारण। ठीक है, रात में जो तारे चमकते हैं वो अपवर्तन होता है। ठीक है, उनके प्रकाशों में तो अनेक अपवर्तन के कारण याद रखना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है बताइए। तो याद रखना, विकिरणों के द्वारा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? अच्छा क्वेश्चन है।
वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो हो जाएगा दोस्तों आप लोग को पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि पराबैंगनी किरण बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है, जिससे हम लोग ऊपर देखेंगे तो हमारे आंखें अंधी भी हो सकती है। इसलिए याद रखना, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, बताइए। याद रखना 8.3 मिनट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, एक सामान्य, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी हम सभी जानते हैं आप लोगों का। जैसे ही बात करें किसी भी दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो हम लोग सभी जानते हैं डायप्टर से जब किसी लेंस से वो नापते हैं तो उसी तरह आप लोग का नेत्र की तरह भी एक लेंस लगा रहता है, तो हम लोग 25 सेंटीमीटर याद रखना। किसी भी सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है करके पूछा है तो 25 सेंटीमीटर याद रख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद याद रखना, निकट दृष्टि दोष या मापिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष या इसी को मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो याद रखिए दोस्तों आप लोग का अवतल लेंस, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है बताइए। मायोपिया भी बताया, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तभी समीप दृष्टि बताया, समीप दृष्टि दोष। याद रखना, निकट दृष्टि दोष बोलो चाहे समीप दृष्टि दोष बोलो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह कौन सा, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, दूरबीन, ऑप्शन बी दूरबीन। दूरबीन से हम लोग किसी भी प्रकार के जो प्रकाशीय उपकरण है उसके माध्यम से दूर के वस्तुओं को नज़दीक से देखा जा सकता है। दूरबीन याद रखना, दूरबीन। क्लियर है दोस्तों? चलो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग रसायन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बायोलॉजी का हो गया। अब रसायन के कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है इस पर देखिए, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो याद रखना, अवक्षेपण, हमारा भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण है, श्वसन हमारा ऑक्सीकरण है, दहन भी ऑक्सीकरण है। लेकिन बात करें हम लोग आप लोगों की अवक्षेपण की, तो ये हमारा ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है बताइए? तो याद रखना दोस्तों, ये हमारा उदासीनीकरण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उदासीनीकरण। याद रखना इसको। ठीक है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ का उत्पन्न होता है, यह आप लोगों का उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए? संक्षारण अर्थात लोहे में जंग लगना, तो ये भी याद रखना आप लोग का दोस्तों, उपचयन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उपचयन, जैसे ही किसी भी प्रकार के हम लोग खुला वातावरण में लोहा को छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, उपचयन की प्रक्रिया होने लगती है, जैसे कि वो जंग लग जाता है। ठीक है, संक्षारण की ये प्रक्रिया है एक प्रकार का, तो उपचयन याद रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो सोच लो, जैसे ऑक्सीजन का बढ़ने की बात करेंगे दोस्तों, ऑक्सीजन की बढ़ने की बात करेंगे तो उसको भी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। और जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, या तो अगर लोहे को भी छोड़ दे जाओगे बाहर में तो क्या वो हो जाए, जंग लग जाएगा, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मतलब समझ जाना उसमें उपचयन अभिक्रिया हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्न में, निम्न में कौन से भी क्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में कौन से भी क्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं बताइए? तो याद रखना, जो विस्थापन और अवक्षेपण है, अर्थात ऑप्शन बी, अवक्षेपण और आप लोगों का जो विस्थापन है, ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, मैं सबको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि MCQ है, आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो ला दूंगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है बताइए?
तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों का उदासीनीकरण, ऑप्शन ए। उदासीनीकरण कहते हैं इसको, ठीक है। किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, यह अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं। यह आप लोगों का हमारा उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। कि एक अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, जैसे भी कोई किसी भी, मान के लो हमें कुछ क्रिया करानी है किसी भी तत्वों से, जैसे क्रिया कराएंगे तो उसमें जो भी तत्व अर्थात जो भी पदार्थ भाग लेगा उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अभिकारक। जैसे ही कोई तत्व किसी भी क्रिया कराने के लिए वह भाग मिलेगा, मतलब समझ जाना वो अभिकारक कहलाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, अभी थोड़ी देर ऊपर में देखें हम लोग, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए आप लोग, ये हो जाएगा आप लोग का ऊष्मकक्षेपी। ऊष्मकक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, ऊष्मकक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊष्मकक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, दुर्बल क्षारक जो है आप लोग का 7 से कम होता है, जबकि बने लवण का पीएच मान ये भी 7 से कम होता है। ठीक है, दोनों 7 से कम ही होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9 के बी। अगर किसी इंसान के पेट अगर दर्द करेगा तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ता है करके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना प्रबल क्षारक की ज़रूरत पड़ता है उसको, दुर्बल क्षारक। ठीक है, दुर्बल क्षारक की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्षारक को जेल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? बताइए, क्षार को जेल में मिला देने पर क्या गैस मुक्त होती है या कौन से आयन मुक्त होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, हमेशा आप लोग का OH माइनस, मतलब ON आयन, ऋण आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी क्षारक में जेल घोलने पर कोई भी क्रिया हम लोग कराएंगे तो उसमें OH माइनस आयन क्या होता है? मुक्त होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसमें दूध हो चाहे दही हो, आप लोग जानते हो सभी, लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। बताइए, तो याद रखना दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोग का हाइड्रोजन। ठीक है, किसी भी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है तो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है, वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं जो नीले लिटमस को घोल लाल कर देता है। ठीक है, तो जब भी नीला से लाल हुआ मतलब समझ जाना आप लोग का क्या बनने वाला है? अम्ल बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, नीला से लाल का बनना क्या है? अम्ल कहलाता है, नीला लिटमस से लाल लिटमस में परिवर्तन होना। तो 13वां का क्या हो जाएगा आप लोग का? 13वां क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अम्ल। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? बताइए, तो याद रखना दोस्तों, क्षार कहलाते हैं, क्षार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल में घुलनशील जो भस्म पदार्थ है क्या कहलाते हैं करके पूछा जाएगा तो क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन बी। इसका कॉन्सेप्ट बता दूं दोस्तों, देखो जैसे ही अम्ल की बात करें, तो जैसे ही अम्ल की बात करेंगे तो हमारा जो 7 से अधिक है हम सभी जानते हैं जिसका मान वो क्षार है, लेकिन 7 से कम रहे उसका मान क्या है आप लोग का? अम्लीय है। तो इधर अम्लीय है, लेकिन माइनस होते होते जा कर के इधर -6 माइनस करते बढ़ते बढ़ते इधर आप लोग का बढ़ता है -14 तक आ जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका मान 0 भी रहता है। ठीक है, तो 0 जब आ जाएगी तो प्रबल अम्लीय कहा जाएगा, अर्थात पूरा अम्ल है वो, एकदम खट्टा, खट्टा से भी एकदम खट्टा। तो याद रखना, प्रबल अम्ल की बात करेगा तो ऑप्शन सी, pH बराबर 0 दिख रहा है, जिसका pH मान क्या रहे? 0 रहे। pH मान 0 रहे मतलब समझ जानो कौन सा क्षार है आप लोग, कौन सा अम्ल है आप लोग का? प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। बताइए, लिटमस रंजक, तो याद रखना ये लाइकेन से लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है, लाइकेन से इसको निकाला जाता है दोस्तों, लाइकेन शब्द याद रखना, लाइकेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? बताइए, तो याद रखना दोस्तों आप लोगों का ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया पर आप लोग का विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, तो
हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी की बात कर रहे हैं, मतलब पीला पीला लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो याद रखना दोस्तों, ये प्राकृतिक का सूचक होता है, नेचर का। ऑप्शन आप लोग का बी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं? बताइए। तो ये आप लोग का एंटीसीड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंटीसीड, ऑप्शन ए। उसके बाद है निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? उस समय भी बताया था क्वेश्चन, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, अवक्षेपण बताया था। आप लोग का जो दहन है ये तो हमारा ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना भी एक ऑक्सीकरण होता है, श्वसन भी एक ऑक्सीकरण होता है, लेकिन आप लोग को मैं बताया था, क्या बताया था, जो अवक्षेपण है ये हमारा क्या नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उसको, रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं कि इसको, अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट या अंतिम क्वेश्चन है ये अभी का। तो सूर्य प्रकाश की जो उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो याद रखना दोस्तों, ये रासायनिक प्रक्रिया है, एक प्रकार का प्रकाश रासायनिक समझ सकते हो, प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों मैं आप लोग के लिए बायोलॉजी और रसायन दोनों के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया।